अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नया दिन में हाजिर है आपके लिए। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है महक असलम। अस्सलामुअलैकुम महक, कैसी हैं आप? कैसा है मौसम? और वैसे तो ठंड हो रही होगी, सियासी मौसम जो है वो बड़ा गर्म चल रहा है वैसे आजकल। अस्सलाम वालेकुम फैसल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ठंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सियासी मौसम है वो इंतहाई गर्म है। आप केपीके के जो इलेक्शंस थे उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तो पंजाब की बारी आनी है, सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि पीटीआई को जो बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है ना, उसका खुदा न खास्ता असर या फिर हम ये कह दें कि साया कहीं पंजाब में हमें नजर आए। इसके साथ ही साथ आज अवाम के दरीना मसले की बात करेंगे। महंगाई तो होती ही रहती है और महंगाई के बारे में हम बात करते रहते हैं, लेकिन वो मसला कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है ना, वैसे वैसे गैस की कमी का सामना रहता है, यानी गैस की लोड शेडिंग मजीद बढ़ती जाती है। और अब तो ऐसा होने लग गया कि अम्मा मेरी कह रही होती है कि बेटा जो रखा हुआ ना वो खा लो, वरना ऐसा करो बाजार से मंगवा लो। सो कराची की क्या सूरत हाल है गैस के वाले से, ये आप मुझे बताएंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं, वो आपकी वालदा ये भी कहती होंगी बेटा जो कर रही हो वही करती रहो, करती आई, यानी जो बाहर से मंगवाओ और खा लो, क्योंकि किचन में तो आपने जाना नहीं है। लेकिन आपने घबराना नहीं है। हाँ, क्योंकि अब इलेक्शंस की तो जैसे आपने बात की, वहाँ भी यही चल रहा है, घबराना नहीं है। लेकिन ये वालदैन को भी हम बता रहे हैं कि आपने भी नहीं घबराना, क्योंकि इतने अरसे से बच्चे घर में मौजूद थे, फिर थोड़े अरसे के लिए स्कूल गए, उनकी हो गई छुट्टियाँ, तो वालदैन सर पकड़ के बैठ गए कि यार अब क्या करेंगे। खैर, और इसके अलावा शो में करेंगे कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात जो जीते हैं दूसरों के लिए। पिज़्ज़ा से वीज़ा तक के सफ़र की कहानी भी आपको बताएंगे, तबसरे तज्ज़िये और भी बहुत कुछ होंगे। लेकिन ऑब्वियसली सबसे पहले जिक्र हो गया सियासत का और तब्दीली का। कायदे जमीयत मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। भाड़ में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, इन धज्जियां बखेर दूंगा, छठी का दूध उनको याद दिला दूंगा। मौलाना आ रहा है। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इनको जरा अपना जोर लगाने दे, खातिर जमा रखे। मौलाना आ रहा है। हमें आजमाया ना क्या करो, हम गले पड़ जाएंगे, और हम आजकल गले पड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया है। पुराने खेल हैं जो गुजर चुके हैं, आगे आगे देखिए बताएं। पीटीआई के घर में तब्दीली आ गई। मौलाना की पेशावर में धुआंधार एंट्री, खैरतनी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। जेयूआई के जुबैर अली 62,388 वोट लेकर कामयाब रहे। मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। तब्दीली आ नहीं रही, मैं आ चुका हूँ। यानी कि कहा यह जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना आ रहा है, तब्दीली जा रही है। बल्दियाती इलेक्शन ने सुनामी का रुख बदल के रख दिया। 8 साल पहले तब्दीली की हवा चलाने वाली पीटीआई को तब्दील कर दिया। 2018 में क्लीन स्वीप करने वालों पर झाड़ू फिर गई। क्या वजह रही ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन 4 शहरों की मेयरशिप, मतलब 1-2 नहीं, 4 शहरों की मेयरशिप हाथ से गई है। पीटीआई 5 अजला में सिटी काउंसिल और तहसील की एक नशिस्त भी नहीं ले सकी है। अगर गैर हकी नताइज की बात की जाए तो उसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की जेयूआई 3 शहरों के मेयर का इंतखाब जीत गई है। सबसे ज्यादा तहसीलें भी जेयूआई की झोली में आकर गिरी हैं। मर्दान में मेयर की सीट पर एएनपी ने मैदान मारा। मजमूई नशिस्तों में भी मौलाना की जमात सबसे आगे 19 सीटें जीती, 19 सीटें। पीटीआई 12 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। एएनपी के 6 और 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी बाजी मार ली है। और कबायली अजला जहां पहली मरतबा इंतखाब हुए, वहां थी सास बहू की लड़ाई। घर से निकलकर सियासत में आई। मोहम्मद में तगड़े मुकाबले के बाद बहू हार गई, सास जीत गई। लेकिन महक, ये सब कुछ हुआ क्यों? हम हो सकता है मेरा अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है आपका कोई अपना पर्सपेक्टिव हो, लेकिन लोगों का क्या कहना था और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से क्या आवाज़ आई? वो आवाज़ आई महंगाई। वो एक वजह थी जो शायद सुनामी को ले डूबी। इस पे भी एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। सस्ता पड़ गया, बहुत ही महंगा। महंगाई जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसके असरात जाहिर है कि हम पे पड़े हैं। हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही। वजीर आजम हो या उनके वज़रा, महंगाई बढ़ती गई मगर वो पढ़ते रहे बस एक पहाड़ा।
सबसे सस्ता है। सस्ता मुल्क है। महंगाई जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसके असरात जाहिर है कि हम पे पड़े हैं। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है। चीनी, सब्जी, गोश्त और दाल सबके दाम चढ़ते गए आसमान, मगर वजीर आजम से लेकर वजीरों तक सबकी एक ही गर्दान। हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है। टमाटर, ये आलू वगैरह सारा पिछले साल से इस वक्त जो हमारी कीमत है वो कम। हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही। घबराने की बात नहीं है। जिस तरह खान साहब कहते ना, घबराना नहीं आपने। सबसे सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान में तेल सस्ता है। तेल देखो, तेल की धार देखो, पेट्रोल 150 रुपए के करीब जा पहुंचा। इसके बावजूद हवाबाजी के वजीर हवाओं में ही उड़ते दिखाई दिए। 130 ममालिक में पाकिस्तान से कीमतें ज्यादा है। साउथ एशियन रीजन के ममालिक में भी पाकिस्तान सबसे नीचे। सबसे सस्ता है। सस्ता मुल्क है। सस्ते की रट ने हुक्मरां जमात को उसके अपने घर में आईना दिखा दिया। महंगाई जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसके असरात जाहिर है कि हम पे पड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से वाजे हो गया कि हवाओं में बहुत उड़ लिए, अब जमीन पर आ जाएं। सस्ता मुल्क है। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो क्या सारे मामलात थे जो कि हार का सबब बने। तो महक, क्यों ना अब हम अपने पैनल को ले लें। हमारे साथ तारिक अजीम साहब, तारिक अफाक साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ, और इसके अलावा खालिद अजीम मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और इसके अलावा नईम हनीफ भी हैं जो कि ब्यूरो चीफ लाहौर है। तो महक, किससे गुफ्तगू का आगाज़ करें? मेरे ख्याल से हम तारिक अफाक साहब से ही पहले पूछ लेते हैं कि पेशावर में वो बैठे हुए हैं, उन्हें मेन रीजन क्या लग रहा है। तारिक साहब कहिएगा। गुड मॉर्निंग। पीटीआई के लिए तो अच्छी मॉर्निंग नहीं हुई ना आज ना कल, और ये जो महंगाई की रट है जिसके बारे में हम भी बहुत बात करते हैं, अवाम परेशान है, क्या यही वजह है कि पीटीआई जो है डूबती हुई हमें नजर आई है, या कोई और रीजन इसके पीछे है? जी, तमाम साथियों को भी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सिर्फ महंगाई जो ना एक वजह नहीं थी यहाँ पे। अगर हम ये देखें कि जैसे कल यहाँ पे सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा वो यही कह रहे थे, उनको ये मौक़िफ़ था कि महंगाई की वजह से जो ना हम हारे यहाँ पे। महंगाई एक वजह, एक फैक्टर था, लेकिन ओवरऑल एक ऐसी वजह नहीं थी कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि जी ये सिर्फ महंगाई की वजह से ही आ रहे हैं। देखें यहाँ पे हुकूमती जो परफॉर्मेंस है, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी में इसमें शामिल थी। महंगाई, बेरोज़गारी ये भी एक वजह थी। इसके अलावा यहाँ पे जो इनके बाहमी इख्तिलाफ़ात थे पीटीआई के अंदर वो भी थे, और जो उम्मीदवारों का गलत नामज़दगियाँ थी तो वो भी एक वजह थी। तो ये तमाम अवामिल मिलकर यहाँ पे पीटीआई की शिकस्त का सबब बने हैं। सिर्फ ये कहना कि जी महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में है, बल्कि जैसे उन्होंने शबीर फराज ने कल कह दिया था कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, तो उसमें जो ना सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि महंगाई की वजह से यहाँ के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। देखें, तब्दीली का मज़ा जो ना आप लोग तो पिछले 3.5 साल से चक रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का जो ना ये 9वां साल है। 8 साल इनके गुजर गए हैं, 9वां साल इनका जारी है। तो हम तो इस जायके से जो ना ज़रा ज़्यादा वाकिफ़ हैं, और हमें ज़्यादा अंदाज़ा है कि जो तब्दीली के नाम पे सरकार आनी थी, उन्होंने क्या क्या तब्दीली करनी थी और क्या क्या जो ना उन्होंने यहाँ के सिस्टम का बेड़ा गर्क करना था। देखिए, अगर आप हुकूमती उस पर जो ना, पहली बात तो ठीक है, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि महंगाई है, बिल्कुल यकीनन है। महंगाई की वजह से लोगों ने अपना गुस्सा निकाला और ठीक ठाक निकाला है। लेकिन इसके अलावा आप मुझे ये बता दें कि 9 साल से ये बरसर इक़्तिदार है, खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी ज़रा मुझे परफॉर्मेंस बता दें। अगर आप परफॉर्मेंस पे आ जाएँ तो मेरे ख्याल से 3 बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। एक तो आपका हो गया BRT। सबसे ज़्यादा जो है इल्ज़ामात इसी एक मेगा उस पर है, ये मंसूबे पे 49 अरब से इन्होंने कहा था कि ये मंसूबा शुरू होगा, और अब अल्लाह के फजल से वही 49 अरब वाला मंसूबा जो ना 117 अरब तक पहुँच गया है। 1 खरब 17 अरब रुपये में जो ना एक सूबे में अगर वो लगे तो उस सूबे की किस्मत बदल जाती है। आपने पेशावर में सिर्फ एक मंसूबे पे इतनी बड़ी लागत आप उस पर ख़र्च कर ली, और उसके बाद आपने उसके समरात देख लिए कि शहर का हुलिया बिगड़ गया। रोज़ाना जो ना इनका ये दावा था कि पेशावर में जो है ना BRT से ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। यकीन जानिए, रोज़ाना ये सर जोड़ के बैठते हैं, और रोज़ाना इनके पले ये नहीं पड़ रहा है कि हम पेशावर के ट्रैफिक का मसला हल करें तो कैसे करें। सही, वही बदतरीन रश। मैं पेशावर में जब अपने घर से जो ना ऑफिस आता हूँ, यकीन जानिए मुझे 45 मिनट जो ना सिर्फ लग जाते हैं।
अब आप 45 मिनट, तकरीबन 7 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में आप तय करते हैं, आप इसे अंदाजा करते हैं। वो तो तारिक भाई आपको अच्छा, याद दूसरा होगा, जो नोट किया था कि आपने जो ना बिलियन सुनामी, मैं और आप इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे, सुनामी देख लें तो बिलियन सुनामी भी जो ना करप्शन की जद में, जो समा के ऑफिस से लेकर किला बालासार तक हमें कितनी देर लगी थी, इसका तो मैं भी विटनेस हूँ। लेकिन चले, अच्छा इससे पहले कि मैं दीगर मेहमानों की तरफ भी आऊँ, एक छोटा सा सवाल अगर दोनों मुझे इजाज़त दें मेहमान, मैं तारिक भाई आपसे करना चाहूँगा। ठीक है, पीटीआई हारी, लेकिन नून लीग नहीं जीती, जमात इस्लामी नहीं जीती, पीपल्स पार्टी नहीं जीती, मौलाना फजलुर रहमान को कैसे वोट पड़ गया? उनकी तरफ लोगों की वफादारियाँ कैसे चली गई? उन्होंने क्या ऐसा किया? बिकॉज ये सारी चीज़ें अपनी जगह ना, कि महंगाई हो गई, ये हो गई, तो इस महंगाई को सबसे ज़्यादा जो ढिंडोरा पीटा वो नून लीग ने पीटा, सबसे ज़्यादा जो कड़ी तनकीद की वो पीपल्स पार्टी ने की। ऑब्वियसली मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ थे। तो सवाल ये है, वाई मौलाना फजलुर रहमान, वाई नॉट नून लीग एंड पीपल्स पार्टी? हाँ फैसल, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। अब इस तमाम जो ना इंतखाबी जो नताइज हैं ना, इसको आप सिर्फ ये बल्दियात तक इसको महदूद ना रखें। बिल्कुल आप ये देखें कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो और उसके बाद से मौलाना फजलुर रहमान ने एक, उनका ये बयानिया था कि इस पार्लियामेंट का बाइकाट करना चाहिए, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उसके साथ दीगर तमाम सियासी जमातों ने इत्तेफाक नहीं किया, तो शुरू दिन से वो मुज़ाहिमत का उन्होंने रास्ता अपनाया था, और मुज़ाहिमत का वही बयानिया जो उनका था उनको मकबूलियत मिली यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में। अब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ये देख रहे थे कि ठीक है कि PDM के सब उस पर प्लेटफॉर्म पे तो तमाम सियासी जमातें जमा है, वो भी थी, पीपल पार्टी भी थी, अवामी नेशनल पार्टी भी थी। आपने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी पर भी किसी ने एतमाद नहीं किया, पीपल पार्टी को भी जो न वोट नहीं पड़े, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि हम खैबर पख्तूनख्वा में जो ना दोबारा अपने आप को मुस्तहकम कर रहे हैं, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर मौलाना फजलुर रहमान का जो बयानिया था वो इंतहाई ठोस था, मजबूत था, और वो अपने बयानिया से जो ना हटे नहीं है। ऐसा नहीं था कि नून लीग की तरह कभी वो मुज़ाहिमत की तरफ जा रहे हैं, कभी वो मुफाहिमत की तरफ जा रहे हैं, और बीच का रास्ता अपना के जो ना वो अपने हदफ तक रसाई हासिल करना चाहते थे। मौलाना का मौक़िफ़ वाज़ेह था, क्लियर था, और एक ही था, और वो यही था कि जैसे वोट को इज़्ज़त दो। अब वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया यकीनन नवाज शरीफ का था, लेकिन उस पर मिनवान जिस शख्सियत ने अमल किया, ये जिस जमात ने अमल किया, वो JUI थी, और ये यकीनन उनकी बात ठीक थी कि उनको भी ऑफर्स आई थी। जब बिलावल ने कह दिया था कि हमें जो ना ऑफर्स आई है, तो मौलाना ने भी कह दिया था कि हमें भी ऑफर्स आई, उससे बढ़ के ऑफर्स आई हैं, और यकीनन आई है। इस बात का तो मैं भी जो ना गवाह हूँ कि मुझे भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि उनको जो ना कहाँ की हुकूमती ऑफ़र की गई थी, लेकिन मौलाना जो ना अपने हाथ उससे नहीं। आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो ना, एक बात तो मैं आपको बताऊँ कि इंतहाई यानी सियासी हवाले से इंतहाई बाशऊर हैं, और उनके अंदर सियासी बसीरत भी है। अब वो जो ना फिर बदला लेते हैं, तो फिर वो इसी सूरत में लेते हैं। 2018 का अगर आप इलेक्शन देख लें, तो 2013 में सबसे पहले एतमाद यहाँ के अवाम ने किया था उस पर, इमरान खान पे, जब उन्होंने तब्दीली का नारा लगा लिया था। 2018 के इलेक्शन में हम देखते हैं कि फिर उसी को जो ना कंटिन्यू रखा गया कि चलिए ठीक है, अगर ये तब्दील सरकार आई है और यहाँ पे जो ना मरकज़ में चूँकि हुकूमत नहीं है, तो यहाँ पे उनको मुश्किलात। लेकिन 2018 के बाद से लेकर अब तक तो मरकज़ में भी PTI की हुकूमत थी, यहाँ पर भी PTI की हुकूमत थी, तब्दीली कोई नहीं आई। तो अब अवाम जो ना उकता गए थे, 9 साल तक एक ही जमात को अवाम एग्जैक्टली मैं यही बात ऐड करना चाहती थी कि अवाम जो है उकता गए, और ये अनएक्सपेक्टेड तब्दीली जो थी ना, ये अब हमने देखी कि मौलाना आ गए। तो आप ऑफर की बात करें, मौलाना की कल की गुफ्तगू जरा दिखा देते अपने नाज़रीन को, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आसिफ अली जरदारी भी यही गुफ्तगू कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी यही गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑफर्स आ रही हैं, राबते आ रहे हैं, और ये जो राबते हैं ये वो राबते हैं जो कि शामिल होने के हवाले से या पॉलिसीज़ को तब्दील करने के हवाले से भी हो सकते हैं। अवाम यकीनन जानना चाहेंगे कि ये राबते होना, ये ऑफर्स आना, जब दो बड़े एक जैसी बातें कर रहे हैं, तो यकीनन पीछे कुछ ना कुछ तो है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ये तासुर अब बिल्कुल रासिख हो चुका है कि इक़्तिदार उसी सूरत में मिलता है जब इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो, और ये पैगामात आ रहे हैं कि लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त तो उनको मज़ीद एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अंडरस्टूड होता है कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट कह रही है तब्दीली के हवाले से, या इस्टेब्लिशमेंट हमसे कोई काम लेना चाह रही है। और इसमें अगर थोड़ी सी बात देखी जाए तो पहले तो इन सब की जो है वो अपनी उन बातों की नफ़ी हो जाती है जो हमेशा ये कहते हैं कि जो सियासत के उमूर हैं उनमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि जी नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नहीं बैठे हैं, हम तो पॉपुलर वोट की वजह से यहाँ पे आए हैं। लेकिन जब बाहर होते हैं तो इस किस्म की बातें होती हैं, और ख़ुद देखा जाए तो नून लीग की जानिब भी इस उंगलियाँ ऐसी उठ रही हैं कि वो वोट को इज़्ज़त दो की बात तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें उनकी, मतलब ज़ुबैर साहब की जो मुलाकातें हैं उनको जो रंग दिया गया उसमें यही था
के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो शायद कोई डील करने के हवाले से, और फिर यहाँ पे और भी थोड़ा सा तासुर ऐसा दिया जाता है। मिसाल के तौर पे परवेज़ रशीद साहब ने एक मौके पे कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप कुछ थोड़ा सा नरम जा रहा है आपका सिलसिला, तो उन्होंने कहा जब हमसे नरमी बरती जाती है, बड़े मानी खेज अंदाज में उन्होंने कहा जब हमसे नरमी बरती जाती है तो हम भी नरम हो जाते हैं। तो बात यह है कि ये अपने बातों की खुद नफ़ी इस अंदाज में कर देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है और नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये तासुर भी देते हैं कि जी हमें पैगामात आ रहे हैं। और इस चीज़ का भुगतान जो है वो आपको अगर याद हो तो आज तक इमरान खान साहब जो हैं वो भी भुगत रहे हैं। उन्होंने जब ये कहा था कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, तो वो आज तक उसकी मुख्तलिफ पहलुओं से वो सफाइयाँ देते रहे। इस सारी बातों को छोड़ के अब मैं एक बात जो है ना उस पर ज़रूर तबसरा करना चाहूँगा। फैसल ने जो सवाल किया था तारिक आफाक साहब से कि जी इस वाई मौलाना ओनली, देखें उसमें पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें या नून लीग को देखें, नून लीग तो ज़हनी तौर पे वो अपना जो उनका स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे अपनी उस पॉपुलैरिटी को बचाने के लिए के ऊपर जो है वो लगी हुई है। उसका सारा जोर जो है वो पंजाब के ऊपर है। आपको कहीं सिंध में वो मुतहरक नज़र नहीं आती। इस तरह से केपी में उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी आपको नहीं दिखाई देती। कभी कभी अमीर मुकाम साहब कोई एक आध जलसा जो है वो करके दिखा देते हैं, या फिर एबटाबाद को वो एक तरह से पंजाब ही के ममासिल समझते हैं, पंजाब ही का हिस्सा समझते हैं। वहाँ पे उनको कोई जुज़वी तौर पे कामयाबी हुई भी है हरीपुर में, जैसा कि आपने देखा। इसलिए उनकी कोई उस तरह से उस अंदाज में तवज्जो नहीं है। जबकि देखा जाए तो मौलाना जो हैं वो उनकी जमात रवायती तौर पे 2 ही सूबे ऐसे हैं जहाँ से उसको हमेशा सीटें मिलती रही हैं, और उसी वजह से वो वहाँ पे कंसिस्टेंटली उस मामले में वो लगे रहे हैं। और ANP का भी मैं ये कहूँगा उनकी बुरी कारकर्दगी नहीं रही, तीसरे नंबर पे वो आए हैं, और बहुत सी जगह पे ऐसा है कि वो रनर अप के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। एक तरह से वो उसका भी रिवाइवल है, लेकिन उसका भी मामला यही है कि वो भी KP ही की जमात है। तो इनका चूँकि स्ट्रांग होल्ड वो है और वहाँ पे वो बदस्तूर लगे भी रहे हैं, उस वजह से उनको वहाँ पे उनका एक रिवाइवल जब देखें ये होता यही है कि जो भी एग्जिस्टिंग हुक्मरान होते हैं उनके हवाले से कोई भी जगह है वहाँ पे प्रो और उसके अगेंस्ट जो है ना उसका मामला चलता है। और हुआ यही है कि जब उन्होंने वहाँ पे किसी मुतबादल को मुंतखब करना था तो जो एक्टिव लोग थे उन्होंने ही सामने आना था। इसलिए जमीयतुल उलमा इस्लाम का वहाँ पे इस अंदाज में आना जो है वो कोई ज़्यादा अचंभे की बात मुझे इसलिए नहीं लगती कि वहाँ की इन पार्टियों में JUI थी या ANP थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग को आप उस अंदाज में KP की जमात जो है वो समझ नहीं सकते। और उनका सारा जोर भी इधर है और उसकी वो परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं। आपके सामने लाहौर का ज़िमनी इंतखाब था या खानेवाल का था, और खानेवाल में तो इस तरह से ये लाहौर और खानेवाल की बिल्कुल बात कर ली ना, तो मैं इसी पॉइंट को उठाते हुए जरा नईम भाई के बाद जाऊंगा। नईम भाई, KP ने तो फैसला दे दिया, अब जरा बताएं पंजाब की सोच रहे हैं। पंजाब बिल्कुल वही सोच रहा है जो नताइज KP में आए हैं। और मैं यहाँ एक बात ज़रूर करना चाहूँगा फैसल के, जब से होश संभाला है ये पहला इलेक्शन हुआ है जिसके नताइज के बाद धांधली का शोर नहीं मचा, धांधली का वावेला नहीं हुआ। हारने वाले ने नताइज तस्लीम कर लिए हैं और अपनी गलतियों पर जो है वो गुफ्तगू शुरू हो गई है कि हमसे क्या गलतियां और कोताहियां हुई। KP के नताइज के बाद सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट ये है, कुछ अर्सा पहले तक मुस्लिम लीग नून जो मुख्तलिफ जमातों से, जिसमें काफ लीग भी शामिल है, और मुख्तलिफ धड़ों से रास्ते कर रही थी, अब ये फैसला आया है लंदन से कि मुस्लिम लीग नून बगैर किसी इत्तेहाद के ये जो बल्दियाती इंतखाबात है ये लड़ने जा रही है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नताइज हैं किस हद तक असरअंदाज होने जा रहे हैं पंजाब पर, और पंजाब के जो नताइज हैं वो किस हद तक असरअंदाज होंगे आम इंतखाबात पर, जनरल इलेक्शन पर। नंबर 1 तो ये है। दूसरे नंबर पर यह है कि यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल PTI के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उस हवाले से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है KP के निस्बत, इसलिए कि 12 के करीब जो M हैं PTI के, वो बिल्कुल तकरीबन 4 माह से और तकरीबन 5 माह से वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के राब्ते में है। और क़यादत कोई
आम क़यादत नहीं है। बिल्कुल नईम साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना राबतों की, और ये जो आप बात कर रहे हैं कि ऑफर्स आ रही हैं, एग्जैक्टली वही बात तारिक आफाक साहब ने भी की और खालिद साहब भी जो है वही बात कर रहे थे। तारिक साहब, जब हम बात करते हैं कि जैसा कि बात की कि फैसल ने और जैसा कि बात की खालिद साहब ने भी, तो मैं यकीनन ये आपसे भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से बात हो रही है कि इस दफ़ा शोर नहीं मचा धांधली का, नईम साहब भी यही बात कर रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि पीटीआई ने इसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया है? देखिए, पीटीआई के पास जो ना इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है कि वो इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कर ले। अगरचे कल जो ना कमरान बख्श जो सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने कह दिया शावर के इस नतीजे को तस्लीम नहीं करते और हम दोबारा चाहेंगे और इस्तदा करेंगे कि वोटों की दोबारा गिनती हो जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि उसमें जो ना, और अभी 5 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट भी आना बाकी है, तो वो रिज़ल्ट जब आएगा तो हतमी तौर पे हम कह सकेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि मार्जिन में जो ना थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पेशावर की सीट जो ना पीटीआई दोबारा जीत पाएगी। धांधली के इल्ज़ामात यकीनन नहीं लगे, और ये खुशाइन बात है कि यहाँ पे जो ना इलेक्शन से पहले जो ना पेशावर में एक वाक़या हुआ था और उस वाक़े ने भी काफ़ी यहाँ की जो हुकूमती मशीनरी थी उसको भी, यहाँ की सूबाई हुकूमत को भी, तो उन्होंने कोशिश की है कि अपने आप को इस पूरे प्रोसेस से अलग थलग रखे, और ये बड़ी अच्छी बात थी कि ना इस पर सूबाई हुकूमत ने असरअंदाज होने की कोशिश की, ना दूसरी कुव्वतें जो ना उनके कोई अपने मफादात थे और उनकी तकमील के लिए नताइज को तब्दील करने की कोशिश की गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात थी, और ये बड़ा अच्छा खुशाइन वो था इकदाम था कि सूबे में किसी जगह पर भी ये आवाज़ नहीं उठी कि यहाँ पे एक दो का जगह पे यकीनन जो हारने वाले वो थे उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था कि धांधली हुई है और टप्पे लगाए गए हैं। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पे ये कहें तो बड़ा अच्छा टर्नआउट भी बड़ा अच्छा रहा, नताइज भी जो ना बिल्कुल ठीक ठाक आए हुए हैं, और जो जुमात ने जितनी कोशिश की थी उनको उतना ही हिस्सा यहाँ पे मिल गया है। तो धांधली के उसमें जो ना इतना वो नहीं है, ज़्यादा नहीं है। और ये भी अच्छी बात है कि ये पहले बल्दियाती इलेक्शन है कि जिसमें जो ना हम ये कह सकते हैं कि इस पर हम धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। ठीक है। और इस हवाले से जो ना आप सूबाई हुकूमत के किरदार को मेरे ख्याल से उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अच्छा, आप तो तारिक भाई आप कह रहे हैं कि उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन ये अगर होता ऐसे कि अगर वो कह देते कि जी ये सब कुछ फ्री एंड फेयर हुआ है तो फिर वो हार गए, हार वो एक्सेप्ट नहीं, बॉस कल सरताज गुल साहबा भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और अगर वो कहते कि नहीं धांधली हुई है तो हुकूमत तो उनकी अपनी ही थी। नईम भाई आपके पास फिर आऊँगा कि उससे पहले ज़रा आवाज़ का कुछ मसला हो रहा था। नईम भाई ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह कि जी महंगाई और ये, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से ये देख रहे हैं मामलात, जब भी इस तरह की चीज़ होती है ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करते हम, हमारी एक आदत है। हमने कह दिया यार महंगाई, और वो महंगाई क्यों है, नहीं ये नहीं कहेंगे कि जी हमारी पॉलिसियों की वजह से, ये नहीं कहेंगे कि जी हम एफबीआर चेयरमैन तब्दील करते जा रहे हैं, ये नहीं कहेंगे कि जी हम पोर्टफोलियो इधर के उधर उधर के उधर करते हैं। ये कहेंगे ज़रूर कि क्योंकि इंटरनेशनल फिनोमिनन है इस वजह से महंगाई हो रही है, तो अब हम क्या करें। अरे भाई, आप अमेरिका से अपनी कैसे जो है वो मिसाल उनकी ले सकते हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में महंगाई है तो हमारे यहाँ भी महंगाई है। आप ये मुझे ये भी साइंस आप बताइएगा नहीं भाई कि जो बार बार गुजरा के कहते हैं आप देखिए खित्ते में सबसे कम पेट्रोल हमारे पास है। यार आप भारत की करेंसी देखें, हमसे दुगनी है, उनके यहाँ जो पेट्रोल का रेट है हम अपनी करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। अगर आपको ये साइंस समझ में आती तो मुझे भी समझाइएगा। KPK वालों को ये साइंस समझ नहीं आई। देखिए, यहाँ पे खालिद साहब ने शायद बात की थी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। यहाँ सूरत हाल पंजाब में बहुत ही पिछले 3 सालों में जो है वो एक नाराज़ सास और बहू की सी रही। बिल्कुल भी एक पेज पर नहीं आ सकी ब्यूरोक्रेसी और पंजाब हुकूमत इस हवाले से, और ना ही पंजाब हुकूमत और वफाक इसमें अपना रोल अदा कर सका। बिल्कुल यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो वज़ीर आला पंजाब के हुक्मनामों पर और उनकी पॉलिसीज़ पर आज तक अमल पैरा नहीं हो सकी। इसकी वजह शायद ये भी है कि एक एतमाद का फुकदान है यहाँ पर, और तकरीबन 6 के करीब यहाँ पर IGs चेंज किए जा चुके हैं, तकरीबन 4 से 5 चीफ सेक्रेटरीज चेंज किए जा चुके हैं, और किसी को पता नहीं है कि कल का दिन जो है वो उस पोस्ट पर है या नहीं है। इस तरह की सूरत हाल में जो है डेवलपमेंट के काम होना और सूबे के अवाम के लिए फलाही जो है वो मामलात वो बिल्कुल वो तो कहीं दूर परे हैं। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ही इतने खुश नसीब वज़ीर आला साबित हो रहे हैं अपोजिशन के लिए, हुकूमत के लिए नहीं। अपोजिशन के ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, पसंदीदा वज़ीर आला बन चुके हैं, और
बैड गवर्नेंस का यहाँ पर ये आलम है, और उसके अलावा महंगाई तो चले एक पूरे मुल्क का मसला है, बेरोजगारी के इश्यूज हैं, बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं है, सिवाय इसके कि जो है ना वो उसको जेल में डाल दो और इसको निकाल दो, और उससे मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दिया जाए कि 3 सालों में हमने उस तमाम करप्ट अनासर से जिनके दावे जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट करती रही, 1 रुपए की कहीं से रिकवरी आई है तो वो जरा मुझे बता दिया जाए, और इस तमाम शोर-ओ-गुल का और इस तमाम एक्सरसाइज का अवाम को क्या फायदा हुआ। अब जहां तक सूरत हाल है पंजाब में, वस्ती पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। वस्ती पंजाब में नून लीग किसी भी जिले में हारती हुई दिखाई नहीं दे रही। आप रावलपिंडी की भी बात कर लें, उसके बाद आप लाहौर को देख लें, फैसलाबाद, गुजरांवाला, नारोवाल, ओकाड़ा और साहिवाल तक जो पोजीशन नजर आ रही है, और खासतौर पे ये जो केपी के नताइज आ रहे हैं, उसके बाद मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून ये फैसला करने जा रही है कि बल्दियाती इंतखाबात बगैर किसी इत्तेहाद के वो लड़ेगी। ये उनके एतमाद का आलम है आज के दिन तक। जनूबी पंजाब की सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है नून लीग के हवाले से, मगर वहां भी पीटीआई के लिए ग्राउंड इतना साजगार इसलिए नहीं है कि जनूबी पंजाब के 2018 के इलेक्शन के जो पीटीआई के हीरो माने गए वो जहांगीर तरीन थे। जहांगीर तरीन जो है वो अगला इलेक्शन जो है बल्दियाती इंतखाब भी और जनरल इलेक्शन भी वो पीटीआई के साथ नहीं लड़ रहे, ना ही उनके इत्तेहाद में लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके लड़ने जा रहे हैं। और वहां पर जो धड़े भी हैं, जो नून लीग के जुल्फकार खोसा साहब जैसे धड़े हैं और कुछ और धड़े जो हैं वो भी जो है वो नून लीग से अगर अलहदा हुए हैं तो वो पीटीआई की तरफ नहीं जा रहे। उनका जो रुझान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, या आजाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ने को तरजीह दे रहे हैं। ये मैं आपको जनूबी पंजाब की सूरत हाल बता रहा हूँ। वस्ती पंजाब की सूरत हाल वो यकसर चेंज है, यानी कि ये दोनों जो जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब है, यहाँ पर पीटीआई डिस्कस नहीं हो रही, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जा रही है, और नून लीग जो है वो बड़े जोरों के साथ अगले इंतखाब में जा रही है। जी सही है, ठीक है। खालिद साहब, जैसे कि आपने नईम साहब की यकीनन बात सुनी होगी कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताई। आपको भी यही लग रहा है कि पंजाब में जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब पीटीआई यहाँ पर भी मुश्किलात का शिकार है, और मेन रीज़न वो ये कि महंगाई ले डूबी? जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, और उसके साथ साथ एक बात जो और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें जो है उनको देखें तो जनूबी पंजाब में इतना बुरा रिज़ल्ट नहीं है। बावलपुर और बाबरनगर की मैं मिसाल दे सकता हूँ, वहाँ से नून लीग जो है वो उसने तमाम की तमाम सीटें वहाँ से जीती हुई हैं। इस तरह से उनको रहीम यार खान से हिस्सा मिला, इस तरह से उनको बाकी जगह जो वहाँ पे भी हिस्सा मिला। अब खानेवाल जहाँ पे वो उनकी अपनी नशिस्त थी उसको उन्होंने बावजूद इसके कि वो जो सिटिंग MP है उनका था नून लीग का, वो PTI की तरफ जा चुका था, और अब उनकी अहलिया जो है उन्होंने इलेक्शन लड़े, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो नून लीग का ही वह अक्सरीती हल्का था, क्योंकि उस शख्स को इन्होंने अडॉप्ट किया जो इससे पहले तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था। एक बात जो है वो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये सही है कि इस पहला मौका है कि धांधली का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि पहला मौका है कि वो जमात जो बरसरे इक़्तिदार है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब वो किस पे धांधली का इल्ज़ाम लगाएगी, क्योंकि सारी एडमिनिस्ट्रेशन तो उसकी अपनी थी। उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो किसी दूसरे के देखें। वो जो एक धांधली पोलिंग स्टेशन के ऊपर होती है, वो जहाँ जिसका जोर होता है, और बल्दियाती इंतखाबात, मुझे 51 साल हो गए हैं इंतखाबात को देखते हुए 1970 से लेके ऑनवर्ड, तो उसमें मैंने ये देखा है कि जहाँ मुकामी जोर होता है वहाँ पे धांधली का वो इर्तिकाब हो भी जाता है, और वो इस किस्म की धांधली होती है कि उसको पकड़ा भी नहीं जाता। ये आमतौर पे उस धांधली की बात की जाती है जो मुनज़्ज़म अंदाज में पूरा जो सिस्टम है उसको इन्वॉल्व करके फिर कहीं धांधली होती है। तो यहाँ अब चूँकि पोजीशन ये है कि PTI वहाँ पे उसको बड़े पैमाने पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो इल्ज़ाम किस पे रखें कि क्या हमारी इंतज़ामिया जो है वो हमारे दुश्मनों के साथ मिल गई और उन्होंने धांधली की। अलबत्ता एक चीज़ जो है ना वो ज़रूर देखने वाली है, वो ये है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मेयर और जो सिटी चेयरमैन हैं उनका, सिटी मेयर जिनको कहा जाता है, उनका इंतखाब बराह रास्त हुआ है। तो इस तरह से अब वो जो छोटे छोटे हलकों से मुंतखब होने वाली बात थी
यानी जो काउंसलर मुंतखब होते थे और उसके बाद फिर जाके अपना वो चेयरमैन मुंतखब करते थे या मेयर मुंतखब करते थे, उसके बरक्स ये दूसरा मामला हुआ। तो इस तरह से ये जो मेयर्स का इलेक्शन है या जो सिटी मेयर्स का इलेक्शन है, तहसील मेयर्स का इलेक्शन है, सही। वो एक तरह से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलकों जैसा हो गया था और वहाँ पे इस अंदाज में जो है वो असरअंदाज होना बहुत मुश्किल था। वहाँ पार्टी एफिलिएशन के मुताबिक हुआ। अच्छा। और ये एक खुशाइंद बात है कि अब लोग जो हैं उन्होंने बलदियाती इंतखाबात के लेवल पे भी जो है वो पार्टी सिस्टम को एक्सेप्ट किया हुआ है और पार्टी टिकट की बुनियाद पे वोटिंग होती है। ठीक है। वरना इससे पहले जो है वो बलदियाती इंतखाबात की साइंस ही बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग जो एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते थे वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होते थे। अच्छा। और पार्टियां भी उसमें मुदाखलत नहीं करती थी। ठीक है खालिद साहब, एक सिर्फ मुख्तसर ये एक लाइन का मेरा सवाल है और मैं चाहूँगा तीनों मेहमान मेरे हाँ या ना में इसका जवाब दें। वो सवाल ये कि क्या ये जो शिकस्त है ये पीटीआई के जेल में डाल दो बयानिए की शिकस्त है, हाँ या ना खालिद साहब? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि परफॉर्मेंस इज़ द मेन थिंग। अगर महंगाई की बात की जाए तो मुझे अच्छी तरह से याद है, फिगर्स बताते हैं, जो रिकॉर्ड महंगाई थी वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में हुई, लेकिन इसके बावजूद वो 77 के इंतखाब में अनपॉपुलर नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने डिलीवर किया हुआ था। कम से कम लोगों के लिए रोजगार बहुत आम हो गया। सही है। और यही सवाल नईम भाई आपसे, ये जेल में डाल दो बयानिए की शिकस्त है, हाँ या ना? जिस मोहब्बत से आप पूछ रहे हैं मैं कहूँगा कबूल है। कबूल है। और क्या तारिक भाई आपको आपको भी लगता है कि कबूल है कि फिर ना है? नहीं कबूल भी है और देखें उसकी मिसाल तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दे दी। बस बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और पीटीआई जो है उसको धचका लगा है इनिशियल। अब आगे के मामलात किस तरीके से चलाए जाएंगे, पंजाब में क्या स्ट्रेटजी पीटीआई तब्दील करेगी, ये तो वक्त बताएगा। अभी शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। सुबह सुबह आपकी एक अच्छी कॉफ़ी से हो जाए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये कॉफ़ी, चाय, कुछ लोगों का अंडा, पराठा, ये गैस के बगैर तो मुमकिन नहीं है। और गैस की हो रही है लोड शेडिंग, और सिर्फ कराची नहीं मुल्क भर में हो रही है। गैस की किल्लत बरकरार है। भाई घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का ऐसे में सामना है। सुबह का वक्त हो, दोपहर का हो, रात का हो, ख़ास तौर पे जो हमारी ख़ातीन हैं उनको यही फ़िक्र रहती है कि खाना कैसे पकाएं, गैस नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा गरीब मुतासिर है जो कि सिलेंडर नहीं ख़रीद सकते। खाना कैसे बनाएं और क्या खाएं? भाई महज कराची में तो ये मसले मसाइल हैं, आप ज़रा बताएं वहाँ लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ क्या क्या सिचुएशन है? फैसल, लाहौर में भी ऐसी सूरत हाल है, एक टाइमिंग सेट की हुई होती है कि जी दोपहर 12 बजे तक गैस आएगी, उसके बाद दोपहर 12 से रात 9 बजे तक गैस नहीं आएगी, रात 10 बजे जाएगी और अगले दिन सुबह 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे गैस आएगी। और आवाम यकीनन मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया ना कि ये वो पीक आवर्स होते हैं जिसमें ख़वातीन ने किचन में जाना होता है, खाना पकाना होता है। और ऊपर से जुल्म ये है कि लकड़ी भी महंगी है, गैस के सिलेंडर भी महंगे हैं, कोयला भी महंगा हो गया है। तो अब आवाम का सवाल ये है कि पकाएं क्या, खाएं क्या। और अगर अब बच्चे कोई फरमाइश कर दे, चूँकि सर्दियों में तो वैसे ही बड़ी फरमाइशें होती है मछली की, हलवों की, तो बच्चों को आगे से क्या जवाब दे। तो लाहौर और इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद से सदाकत अली, लाहौर से अली रज़ा। तो सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करते हैं, जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। बताएगा सदाकत, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? ऐसा ही है कि घंटे घंटे फिक्स किए गए हैं कि जितने घंटे से इतने घंटे के लिए गैस आएगी, फिर बाकी पूरा अरसा गैस गायब रहेगी? वहाँ पर भी घरेलू सार्फिन मुश्किलात का शिकार हैं। यह सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहरों में गैस की सूरत हाल दीगर शहरों की निस्बत जो है बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। और उसी तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो बेशतर इलाके हैं जिसमें बरी इमाम का इलाका है, इसी तरह जी सेक्टर के जो इलाके हैं, गोल्डा शरीफ के जो इलाके हैं, दही इलाके वहाँ पर, और इसी तरह रावलपिंडी के सादिकाबाद, कश्मीर कॉलोनी, अकालगढ़, दीगर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, हज़ारा कॉलोनी, सफदराबाद, पीर वदाई, मजराबाद, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस की सूरत हाल
इंतहाई गंभीर हो चुकी है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह नाश्ते के वक्त जो है वो गैस हल्की हल्की आती है, लेकिन उस पर नाश्ता पकाते हुए सिर्फ चाय बनाते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है वो लग जाते हैं, जिसकी वजह से घरेलू खवातीन को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो CNG स्टेशन है वो भी हुकूमत पंजाब की जानिब से बंद कर दिए गए हैं, लेकिन CNG स्टेशन बंद होने के बावजूद भी घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी उस तरह नहीं मिल रही जिस तरह को उनको मिलनी चाहिए। दिन भर जो है वो गैस के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि जैसे ही गैस आएगी वो अपने बच्चों के लिए खाना पकाएंगे, खाना पका के रख देंगे। जब वो खाना बच्चों का खाने का टाइम स्कूल कॉलेज से वापस आते हैं तो वो खाना जो है वो ठंडा हो चुका हुआ होता है, फिर उनको खाना गर्म करने के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लकड़ियों की ये सूरत हाल है कि 450 मन जो है 450 रुपये मन जो इस वक्त लकड़ियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। कोयला जो है वो तकरीबन 170 रुपये से ज़ायद जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दिन ब दिन जो अगर गैस की ये बंदिश की सूरत हाल यही रही, लकड़ियों की और कोयले की कीमत में मज़ीद जो है वो इजाफा होगा। मुतवसत और गरीब तबका जो है वो क्योंकि LPG सिलेंडर नहीं खरीद सकता, उसकी कीमतों में LPG की कीमतों में भी और सिलेंडर की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं कि वो अपने बच्चों के लिए अपने घरेलू मामलात को कैसे चलाएं। जी बिल्कुल सदाकत, यानी खाना पकाने से लेके गाड़ी भगाने तक गैस के मामला जो हैं वो बड़ी तकलीफ दे रहा है। आपको बहुत शुक्रिया सदाकत, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ भी सामने आया था कि हम CNG स्टेशंस इसीलिए तो बंद कर रहे हैं ताकि घरेलू सार्फिन को तकलीफ़ ना हो, लेकिन अब उन्हें भी तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं और आते ही हम आपको ये अब बताते हैं कि टार्ज़न की वापसी हुई पुरानी, अब है डायनासोर्स की वापसी की कहानी, और ये कहानी वहाब कामरान की ज़ुबानी। आंखों से शोले बरसाता डायनासोर, किंग साइज के किंग कॉन्ग गोरिले और भूरे बालों वाले छोटे बड़े हाथी, हूबहू असली दिखने वाले इन जानवरों की ये डमीज मौजूद हैं इस्लामाबाद से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर डायनो वैली में। ये खौफनाक मगर बेजरर जानवर असली ना सही, लेकिन मासूम बच्चों को भला कौन समझाए। एक बच्चा तो किंग कॉन्ग से कुछ ज्यादा ही मुतासिर नजर आया। बच्चे ही क्या, जो बड़े यहाँ आए वो भी दम बखुद रह गए। इस अनोखी तफरीगाह को कुछ अरसा कबल ही शहरियों के लिए खोला गया है। जिला हरिपुर के इलाके में कायम इस डायनो वैली में देवकामत छिपकलियाँ और ड्रैगन्स की डमीज भी मौजूद हैं। डायनो वैली में मौजूद हैं बच्चों के सभी पसंदीदा करैक्टर्स, लेकिन यहाँ आकर बच्चों के साथ बड़े भी खूब इंजॉय करते हैं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ वहाब कामरान, समा, संगड़ा, हरिपुर। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए नहीं जीते, औरों के काम आना ही इनकी ज़िंदगी का मकसद होता है। याकूब पेशी साहब भी इन्हीं लोगों में से एक है जो सराय थर में तालीम आम करने की मुहिम भी चला रहे हैं। सर्दियां आई तो उन्हें फ़िक्र भी लग गई कि कहीं लोग बीमार ना हो जाएं और इसके साथ साथ बच्चों की तालीम मुतासर ना हो। वो लोग कि जिन्हें उनके अपने मुंतखब नुमाइंदों ने नहीं पूछा, उनकी मदद के लिए कराची से याकूब पेची साहब थर जा पहुँचे हैं। स्कूल्स और दीगर मुकामात पर उन्होंने स्टॉल भी लगाए हैं। यहाँ बच्चे और बड़े आते हैं, अपनी पसंद के गर्म कपड़े लेते हैं और चले जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे शख्स से आपकी भी मुलाकात कराएं और ख़ुद भी मिलें। याकूब पेची साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? मेरी आपसे अभी गुफ्तगू हो रही थी और मैं चाहूँगा कि हम उस ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो याकूब साहब आप बज़ाते ख़ुद क्या करते हैं, मुझे पहले ये बताएं, और फिर ये जो आइडिया, ज़ाहिर सी बात है हमारे मुल्क जिसको कहते हैं और हमारा शहर कराची, इसमें सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट, दर्द दिल रखने वाले लोग हमारे पाकिस्तानी, हमारे कराची वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, उन्हीं में से आप भी एक हैं। कैसे आपने, कब से शुरू किया? और वो एक होता है ना मोमेंट, कोई ट्रिगर करने का होता है ज़िंदगी में किसी का, बिल्कुल, तो वो कब आया ये मुझे बताएं। ज़ाती तौर पे तो मैं बिज़नेस करता हूँ, एक गारमेंट का बिज़नेस है मेरा, पैची के नाम से मेरा फैमिली नेम। जहाँ तक वेलफेयर का काम है, ये बुनियादी तौर पे एक हसास आदमी हूँ, तो मुझे लोगों के दुख दर्द, अपने दुख दर्द महसूस होते हैं। मैं
मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है मुझे विद इन द कंट्री। तो बाई रोड में बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ, तो वहाँ मैं गुर्बत अफलास देख के दिल ख़राब होता है। थर से एक खुसूसी मोहब्बत है, आई डोंट नो, मतलब मैं जब से थर जा रहा हूँ पिछले कोई 8-10 साल से, और देयर इज़ एन एयर ऑफ लव। थर और थरी लोग मैं समझता हूँ कि बहुत ही दे आर वेरी स्वीट। फिर जिस तरह की इंटरफेथ हारमनी है थर में, जिस तरह से मुसलमान, हिंदू और दूसरे मज़हब के लोग वहाँ रहते हैं, जिस तरह एक दूसरे के कल्चर को अपनाए हुए हैं, मैं वहाँ देखता हूँ। मुहर्रम में भी जाता हूँ मैं, दिवाली और होली पे भी जाता हूँ। मुसलमान और हिंदुओं में आप फ़र्क महसूस नहीं कर सकते। मुहर्रम में अगर आप जाएं तो हिंदुओं ने सबीलें लगाई हुई होती हैं, ज़ाकिर हैं हिंदू, जी हाँ, जुलूस निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें, और ईद त्यौहार में भी हमारे साथ होते हैं। इसी तरह मुसलमान जो हैं वो उनकी होली, दिवाली, तो बड़ा एक डिफरेंट, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में ऐसी जगहें बहुत ज़्यादा होंगी जहाँ इतनी टॉलरेंस है और इंटरफेथ हारमनी है। तो और दूसरी चीज़ ये कि दे आर वेरी स्किलफुल एंड टैलेंटेड। वहाँ लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था कुछ इस तरह से कि मैं नगर पार्कर घूमने गया था। नगर पार्कर में एक स्कूल था, गर्ल्स स्कूल, एक ही स्कूल है वो, तो वहाँ एक ही टीचर थी। वो टीचर जो है वो हेड टीचर भी थी और वो पीटी टीचर भी थी, साइंस लैब भी, एवरीथिंग। गो कि वो काफ़ी स्मार्ट थी खातून। उन्होंने क्या किया कि जो हायर क्लास की बच्चियाँ थीं उनको जूनियर क्लास की बच्चियाँ को वो पढ़ा रही थी। तो जब मैं फैमिली के साथ गया था, मेरे बीवी बच्चों ने देखा, उन्होंने कहा कि हम ये स्कूल अडॉप्ट कर लेते और यहाँ टीचर्स, लैब वगैरह का सिलसिला करते। तो कुछ हुकूमती और गवर्नमेंट के मसाइल हैं, वो ETO से आप पहले NOC लें और ये सारी चीज़ें। खैर वो हमने सारा कुछ किया, टीचर्स हायर किए। जब मैंने वो स्कूल लिया था उस वक्त कोई 70 बच्चियाँ पढ़ती थीं, और जब वो स्कूल वापस हमने गवर्नमेंट को 2 साल बाद दिया है तो 170 या 190 बच्चे थे, उसमें बच्चियाँ थी। तो फिर दूसरे छोटे मोटे गांव में मेरा इंटरेक्शन हुआ। वहाँ मसला ये था कि बारिश ना होने की वजह से कहत साली थी, तो वो माइग्रेट करते हैं, बैराज एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं। जब वो माइग्रेट करते हैं वो अपने जानवर, अपने बीवी बच्चे सब कुछ ले के माइग्रेट करते हैं, तो बच्चों की तालीम उसमें बहुत सीरियसली इफ़ेक्ट होती है। हमने बहुत सोचा कि क्या किया जाए, तो हल ये निकला कि हम इन्हें राशन दे देते हैं। जब इनको घर पे खाना मिलेगा तो ये कहीं जाएंगे नहीं और बच्चे तालीम हासिल करते रहेंगे। तो फिर कुछ दोस्त और रिश्तेदारों की मदद हासिल की और 5-6 गांव हमने इस तरह से अडॉप्ट किए। कोई 400 या 500 घर थे जिनको हमने, 15 गांव थे, तो 500 के करीब घर थे जिनको हम राशन देते रहे, और कोई 6 महीने वो सिलसिला चला। फिर बारिशें हो गई, अल्लाह ने फजल किया। बेसिक काम जो मैं करता हूँ थर में वो एम्पावरमेंट का, कि वो मछली रोज़ ले जाके खिलाना बेहतर नहीं है कि आज उसको मछली पकड़ना सिखा दें। उसी सिलसिले में मिट्टी में मैंने एक वोकेशनल सेंटर बनाया है, उसमें सिलाई मशीनें लगाई हैं और वहाँ लोग आके सीखते हैं और अपना रोज़गार उससे हासिल करते हैं। तो भी ये छोटा मोटा सा कोशिश है, एक काविश है कि किसी तरह से हमारी लेसर प्रिविलेज क्लास जो है उसको हम किस तरह से ऊपर ले आएं। अच्छा, मेरी को-एंकर महक जो है वो भी है। महक प्लीज चिप इन। आप हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी याकूब साहब से, माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। इतनी चीज़ें, इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स, और सबसे बड़ी बात किसी को एम्पावर करना,
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बाद में दोबारा किसी के आगे हाथ फैलाता हुआ हमें नजर ना आए। सर ये प्लीज़ बताएगा, मुझे तो लगता है कि शायद बहुत सारे काम मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन यकीनन आपने मज़ीद भी आगे कोई ना कोई तो प्लानिंग रखी होगी, तो मज़ीद फर्दर क्या है जो कि थर के बासियों के लिए या उन लोगों के लिए जिनके लिए गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है और फिर आप जैसे लोग आते हैं और कार खैर में हिस्सा डालते हैं? अच्छा, महक आपसे ये पूछ रहे हैं कि आगे मज़ीद इसको क्या आपने फर्दर करना है, बिकॉज ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये कपड़ा हो गया, खाना हो गया, राशन, और ये आगे इनको आप कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में एजुकेशन एक वाहिद चीज़ है जो किसी भी कौम को, एक लोगों को आगे लेके जा सकती है। तो मेरी कोशिश यही है, हम वहाँ कुछ दोस्त हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ करते हैं, NGOs चलाते हैं। हमने लास्ट थर फेस्टिवल किया था, साइंस फेस्टिवल, और उसमें बहुत बड़ा टर्न आउट था। इस साल फिर हमारा इरादा है कराची में करने का ऑल सिंध साइंस फेस्टिवल। तो तालीम पे जितनी ज़्यादा तवज्जो और स्किल्स पे तवज्जो हम दे सकते हैं, वही एक बेसिक आइडिया है। अभी एक गांव मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, मुलेजी ढाणी, और उसमें अब हम कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी सेंटर और कम्युनिटी ट्रेनिंग और एजुकेशन का सिलसिला शुरू करें। वहाँ एक हमने छोटा सा स्कूल भी बनाया हुआ है, और वहाँ से बच्चे नंगे पाँव झुलसती रेत में 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से पैदल आते हैं। तो ये उनकी तालीम का साहब, शौक यही चीज़ ना, ये मैं अपने प्रोड्यूसर को भी बताऊं कि इसी तरह की एक चीज़ मैंने 2018 जो इलेक्शंस थे उसमें भी यही चीज़ हमने कवर की थी। और अब जाहिर सी बात है, क्योंकि एक तो सड़क है सीधी जो जा रही है, जी हाँ, वो ज़िंदगी सड़क पे नहीं है। हाँ, वो ज़िंदगी जो है ना, वो वहाँ से उतर के वो केकड़ा जीप में बैठ के और वो दूर, मतलब इतना दूर जाके उस मट्टी पे सफ़र करके, अभी वो एक छोटा सा ताल्लुका था, गाँव भी नहीं था, तो उधर जो है बेसिक हेल्थ सेंटर था वो 11 बजे बंद हो जाता था, खुलता नहीं था। 11 बजे बंद हो जाता था। उसको खोल के जाएं तो वो अंदर मकड़ी के जाले लगे थे बेड पे। स्कूल का ये आलम था कि उधर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से फ्री किताबें थीं, पढ़ने वाला कोई नहीं था, पढ़ाने वाला कोई नहीं था। जो वहाँ चोरू में लोग रहते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने मिट्टी से एक प्राइवेट टीचर हायर किया हुआ है, 500 फी घर उसको देते हैं, तो वो आके हमें वो चोरू स्कूल में पढ़ाता है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मामलात में आप ये देखें, जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि लोग बड़े स्वीट हैं, जैसे कि हमारा एक पर्सपेक्टिव है कि जी तालीम नहीं सिंध में, लोग पढ़ना नहीं चाहते। नहीं, ये गलत बात है। बिल्कुल, लोग पढ़ना चाहते हैं और इस हद तक के वो खाना कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे अपना, बच्चों की तालीम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो चाहते हैं। और अब जो लेटेस्ट हमने डेवलपमेंट की है वो ये है कि हम ख़वातीन की तालीम, बच्चियों की तालीम पे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। देखें, वैसे ही ख़वातीन का रेशो ज़्यादा है आबादी में, तो अगर आप फ़ाल ना बनाएं उस रेशो को, तो आप 50% और ओवर 50% ऑफ योर पॉपुलेशन तो आप ज़ाया कर रहे हैं। तो और वो बच्चियां भी बहुत ही टैलेंटेड हैं। हमने अभी सोशल मीडिया अवेयरनेस का एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ, और लड़कियों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया वहाँ। तो ऐसे अभी हमने एक स्कूल बनाया है वहाँ जयमाला के नाम से। वो एक लड़की ही है, शी इज़ आउटस्टैंडिंग गर्ल और बहुत इंटेलिजेंट, और उसको बहुत शौक़ है पढ़ने का। मुश्किल से 14 साल की होगी, और वो इतनी आउटस्टैंडिंग है कि हमने एक चौरा स्कूल, जिसको आप अभी बता रहे थे, उसी तरह का एक स्कूल हमने शुरू किया है वहाँ। आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़ा करेंगे। तो ठीक, काफ़ी बड़ा है थर वहाँ, बिल्कुल मसाइल भी बहुत बड़े हैं। कहा यह जाता है कि थर खूबसूरत है, लेकिन थर की जो कहते हैं ना तकलीफ़ दिखा के लोग इमदाद लेना चाहते हैं, लेकिन ये थर की खूबसूरत बातें अगर आपने सुननी है और समझनी है तो याकूब साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब बहुत शुक्रिया, दुआ करते हैं कि आपकी ये काविशें अल्लाह ताला इसमें मज़ीद क़ुव्वत डाले। इस तरह के लोग भी हमारे मुल्क में कि जो सियासतदान कुछ करें ना करें, वो तो करते रहेंगे। अभी साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ले चलिए। मुल्क को एक शिफाफ इलेक्शन देने में है और कोई हल नहीं है। आज महंगाई का इलाज भी यही है, मुल्क के मसाइल का इलाज भी यही है। जी
ठीक है जी, थैंक यू। नून लीगी रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, आपने मुलाहिजा फरमाया। ये भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहम डेवलपमेंट, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एतराफ़ कर लिया कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ से गलतियाँ हुई, गलत उम्मीदवारों का इंतखाब किया जिसकी कीमत चुकाई है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अब क्या करेंगे? अब्बास शब्बीर बताइए। जी बिल्कुल, जो KPK में बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट आए हैं उस पर आज कैबिनेट मीटिंग में भी इस पर बातचीत होगी और इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट के जरिए गलतियों का एतराफ़ किया है और कहा है कि PTI ने कुछ गलतियां की हैं बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में और इसकी कीमत चुकाना पड़ी है। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब भी एक बड़ा सबब है। अब से वो खुद ज़ाती तौर पर जो आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली है उसकी निगरानी करेंगे। पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं आइंदा दूसरे मरहले में उसकी निगरानी वो खुद करेंगे और इंशाल्लाह PTI मजबूत होकर सामने आएगी। वज़ीर आज़म ने इस अज़म का इजहार भी किया है, साथ साथ इस गलती का भी एतराफ़ किया है कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी है। ठीक है बस, बहुत शुक्रिया। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आती है। सौगातें तो होती हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो कि आप पर हमलावर होती हैं, आप उसका शिकार हो जाते हैं। सर्दियाँ आती है तो नज़ला भी होता है, खांसी भी, बुखार भी, सर दर्द, जिस्म दर्द। पहले बच्चे और बूढ़े इसका शिकार हो रहे थे लेकिन अब हमने देखा कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी इसका शिकार होती है, हमें नजर आ रही है। कराची का मौसम अचानक कुछ ऐसा बदला है कि नौजवान भी नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार में मुब्तला हैं। फिर कोरोना की वजह से लोग थोड़े से खौफ में मुब्तला है क्योंकि ऑब्वियस है कि कोविड-19 की जो सिम्टम्स हैं वो भी यही होते हैं कि आपको या तो फ्लू होता है, या खांसी होती है, या आपको बुखार होता है। इसलिए हमने सोचा कि आज आवाम के इस खौफ को हम दूर कर दें कि विंटर डिजीज़ और कोविड-19 के सिम्टम्स में जो डिफरेंस है वो हम अच्छी तरह से समझ लें ताकि हम बाद में परेशानी का हमें सामना ना हो। बरतानवी तिबी माहिरीन ने कुछ ऐसे मौसर तरीके बताए जिन पर अमल करने से घर बैठे कोई भी मेडिसिन यूज़ के बगैर आप बेहतर हो सकते हैं। लाइक अपने गले को आप बिल्कुल खुश्क ना होने दें, इसे तर रखें, विटामिन C वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि विंटर में हमें विटामिन C की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही साथ जो मौसमी फल हैं उसका ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि होता ये है कि विंटर में एक तो हम पानी बहुत कम पीते हैं, दूसरा जो विंटर सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं, सर्दी लगती है और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं वो हमारे अंदर जाएँ। इसके साथ साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि विंटर में जो जैसे कि विंटर की जो सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अरीज हारून हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि विंटर डिजीज़ जो है वो हमलावर होती तो हर किसी पर है, यानी हर किसी को अपना शिकार करती हैं अरीज। लेकिन फिर से वही बात है कि हमने थोड़ा सा फ़र्क रखना है कि अच्छा ये कोविड-19 के सिम्टम्स नहीं हैं, ये विंटर डिजीज़ के हैं। लाइक अगर आपको फ्लू है, बुखार है, सर दर्द है, बॉडी पेन है, तो हम ये किस तरह से समझ सकते हैं कि नहीं ये कोविड नहीं है, ये हम जो हैं मौसमी बीमारी का शिकार हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जितने भी वायरल डिजीज़ आते हैं या विंटर डिजीज़ भी आएंगे ना, डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट है। बट पहले तो आपने अपने आप को खुद देखना है, जज करना है कि अभी जब कोविड का जो स्टार्ट हुआ है जब से, तो आपने कितनी अपनी प्रोटेक्शन खुद की है, आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं हैं। क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, यू आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, तो मोस्ट प्रॉबेबली आप जो है सिर्फ आपको सीजनल जो फ्लूज़ हैं, कोल्ड्स हैं वो हो रहे हैं एंड यू आर नॉट इन्फेक्टेड बाय कोविड-19। लेकिन अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन नहीं की हुई तो फिर थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है। सेकेंडली ये होता है कि जब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अगर आप गैदरिंग्स में जा रहे हैं एंड आपको लगता है कि आपको फीवर के साथ फ्लू लाइक, क्योंकि जब भी बिल्कुल न्यू वेरिएंट आया है उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, इसमें रनी नोज़ है। फर्स्ट देयर वाज लाइक कॉफ होती है, ड्राई कॉफ, लेकिन अब रनी रोज़ का भी सिम्टम आ गया हुआ है, तो वो आप डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली बच्चों में भी आ रहा है, तो इसलिए आपको अगर लगता है इफ डाउट, तो सिंपल वायरल डिजीज़ जितनी भी है ना उनका एक ही आपने प्रोटोकॉल है कि आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेनी है, लोगों को फासले पे रखना है कि आप कांटेक्ट कम कर दें, स्प्रेड, चाहे वो कोई भी डिजीज़ होगा, वायरस होगा, आपने वैसे ही इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कांटेक्ट कम करना होता है। क्योंकि अगर फ्लू भी हुआ हुआ है तो वो भी स्प्रेड होता है, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी स्प्रेड होती है, तो आपने वैसे ही कॉन्टैक्ट थोड़ा सा कम रखना है। सेकेंडली आपने जैसे बात की बहुत अच्छी कि हम लोग सीजनल फ्रूट्स नहीं लेते ना, फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल सब्जियाँ इतनी अच्छी आई हुई, इतनी कलरफुल सब्जियाँ, इतने अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं,
हम लोग डरते हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, हम ठंडा करके खा लेते हैं। जब ठंडा खाते हैं तो फिर क्या होता है, खट्टा लगता है, ठंडा लगता है, गला ख़राब हो जाता है। ड्राई एयर की वजह से वैसी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो जितने सीजनल फ्रूट्स हैं उनकी को रूम टेम्परेचर पे यूज़ करें। अभी ऑरेंजेस आने वाले हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आने वाली हैं, इतने दे आर हाईली एंटीऑक्सीडेंट वाले रिच फ्रूट्स हैं। दे आर वेरी गुड हमारी स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हमें बूस्ट देते हैं। विटामिन सी की सोर्सेज हैं, मिनरल की सोर्सेज हैं, सब लेने चाहिए। अच्छा, जिसको हम कहते हैं ना डॉक्टर कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन, हम अपने आप को उस वक्त तक, जिसको कहते हैं ना कि रगड़ते रहते हैं कि जी जब तक हम मेडिसिन पे ना चले जाएं। हमारी जो छोटी छोटी आदतें, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये एजुकेट करें कि कौन सी जो इस मौसम के साथ ही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें थोड़ी सी ट्विस्ट और टर्क करनी चाहिए सो दैट हम मेडिसिन तक जाने से बचें। तो बिल्कुल, अगर आप एज ग्रुप में हम करें ना, बच्चे जैसे वेदर चेंज होता है, हम लोग बच्चों को नहीं ख्याल करते। स्पेशली कराची में मैंने देखा, बिकॉज हम लोगों का टेम्परेचर वेरिएशन बहुत है, सुबह ठंडा होगा, दोपहर में गर्म होगा। तो अगर आप एक वेस्ट अंदर पहना दें बच्चों को, थोड़ी सॉक्स की कवर करने की करें, तो उससे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। देन क्योंकि एयर ड्राई हो जाती है, ड्राई एयर जो है उसमें आपको वायरसेस ज़्यादा कैच करते हैं। सेकेंडली आपकी ज़्यादा नेज़ल म्यूकोजा ड्राई होता है, मॉइस्ट नहीं रहता, तो नोज़ ब्लॉकेज हो जाती है। तो आप अगर अपने रूम में जहाँ पे रात को सोना, थोड़ा सा ह्यूमिड एयर कर दें। ज़रूरी नहीं कि आपको ह्यूमिडिफायर लें या कोई बड़ा कोई हाई फाई चीज़ लें। अगर आप सिर्फ केटल से भी स्टीम थोड़ी दे देंगे, मॉइस्चर आ जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा वही बात है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी खा रहे होते हैं, आइसक्रीम्स खा रहे, तो उसका स्विच करें। वार्म लिक्विड्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे सब्जियों का सूप बना के पिएँ, यखनी पिएँ, सीजनल फ्रूट्स की तरफ स्विच करें। हम लोग सॉरी टू कट यू, इसमें एक और चीज़ भी है, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो उसमें बच्चों के लिए लग जाता है कर्फ्यू। खासतौर पर जो हमारी माएँ हैं, नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर सर्दी लग जाएगी। और बेचारे जाते भी हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे स्टफ़ टॉयज़ हैं, उनको इतना सब कुछ कर देते हैं। ये इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है बच्चों पे कि उनको आप घर में बंद कर दें, बाहर ना जाने दें। सर्दी तो घर में भी है। देखो, सर्दी से बचना, धूप से नहीं बचना। सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। बल्कि आप अगर अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट होती है, या बच्चों का जो एक टाइम होता है इवनिंग का जिसमें उन्होंने खेलना है, आफ्टरनून का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट कि आप धूप लगवाएं बच्चों को, बिकॉज आपको नेचुरल सनलाइट हीट प्रोटेक्शन दे रही है। हमारी विटामिन डी की सोर्स, जो एक्टिव विटामिन डी की मेन सोर्स ही मॉर्निंग सनलाइट है। तो कवर आपने स्टफ़ टॉय नहीं बनाना, उनको टेडी बेयर नहीं बनाना, आप अंदर एक वेस्ट बना दें। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि चेस्ट उनकी कवर हो, उनकी नेज़ल म्यूकोजा जो है वो कवर हो। अगर आपने देखा हो तो कहीं बाहर की साइड पे तो उन्होंने शॉर्ट्स पहनी होती हैं बच्चों ने, लेकिन देयर कवर्ड एयर्स, और ये जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं ना, वो कवर्ड होते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, हम लोग समझते हैं माओ को अगर सर्दी लग रही है कि चादर भी लेनी है, शॉल भी लेनी है, तो बच्चों को भी वैसी कोई मल्टी लेयर बना दें। इवन वन सिंगल जैकेट कैन प्रोटेक्ट यू। और धूप में जाएंगे तो हवा नहीं लगेगी, घर के अंदर भी आपने सही का टेम्परेचर वो एक लेमैन के लिए ये बता दें कि क्या क्या कवर करके जाएं, क्योंकि वो एक होता है ना, वो रशियन टोपी पहना देते हैं बच्चों को, वो कह रहे होते हैं कि मामा मैं कार्टून लग रहा हूँ, मुझे बाहर ना भेजिए पहना के। व्हाट शुड वी कवर? और एक तो वेस्ट मैंने कहा आपकी चेस्ट ज़रूर कवर होनी चाहिए बच्चों की। दूसरा, बच्चों को जो ये पेरीफ्रीज होती है ना, ये हाथ हैं, टिप्स हैं, नोज़ है, ये कवर्ड होने चाहिए, बिकॉज ये यहाँ से ड्राई एयर एंटर होगी। और पेरीफ्रीज अगर कवर नहीं होंगी तो क्या होगा, फिंगर्स पे आपकी सर्कुलेशन इफेक्ट होगी, तो उनको कवर करें बच्चों के लिए। सेकेंडली, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आइसक्रीम तो मना कर देते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं ख्याल करते कि आइसक्रीम कवर निकाल दी, ऐड ऑन क्या करें डाइट में। हम लोगों ने बच्चों को, मेरे पास मेजॉरिटी, बिकॉज आई एम डाइट कंसल्टेंट एज वेल, तो मेरे पास मेजॉरिटी आते हैं बच्चे आजकल, इवन जो टीन एज में है, जो बड़े थोड़े से हो गए हैं 13-14 ईयर्स के, ना सब्ज़ी खाने का कोई कॉन्सेप्ट है, ना फ्रूट्स खाने का कोई कॉन्सेप्ट है, ना मछली खाने का कोई कॉन्सेप्ट है। मछली हम लोग सी फूड नहीं खाते। वाई? इट्स सच अ हेल्दी सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स, आपकी लो कोलेस्ट्रॉल में है, आपकी लिपिड प्रोफाइल इतनी अच्छी हो जाती है। दूसरा, आपको इम्यूनिटी इतनी बूस्ट देती है, विटामिन डी की इतनी रिच सोर्स है, तो आप क्यों नहीं खा रहे? और सर्दियों में तो खाएं। तो ये जो विंटर, जब सीजन चेंज होता है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बात की ना खाने पीने की, अच्छा एक और चीज़ है, मेरा सवाल यहाँ पर ये कि मुझ समेत बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि सर्दियों में हम पानी पीने की मिकदार बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, यानी हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है हम उतना पानी भी नहीं पीते। फिर विटामिन सी, हम कहते हैं कि विटामिन सी अच्छा आप ज़्यादा लें, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। विटामिन सी से तो आपकी स्किन भी ड्राई हो जाती है, आप पानी भी नहीं पिएंगे, स्किन भी ड्राई हो गई, यानी दो चीज़ इकट्ठे आपके ऊपर जो है वो हमलावर हो रही है। तो प्लीज़ ज़रा ये भी बताएगा देखने वालों को कि अगर आप पानी नहीं पी रहे, पानी का मुतबादिल वैसे मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है, लेकिन हो सकता है चूँकि आप डॉक्टर है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, कि ऐसा कुछ हो कि आप पानी नहीं पी रहे तो कुछ और पी लें।
देखिए पानी का तो वाकई में कोई भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा फ्लूइड इनटेक हम लोग करते हैं कि फ्लूइड इनटेक डेली का कितना होना चाहिए हर एक का। तो एक अगर आप एवरेज निकाल लें रफ आइडिया के लिए, तो दैट इज़ 6 to 8 ग्लासेस सबके होने चाहिए सही। तो अगर सर्दी में हमारा क्योंकि लॉस कम हो रहा होता है, स्वेटिंग नहीं हो रही होती, थोड़ा सा अगर कम करते तो 5-6 ग्लास तो फिर भी पीने हैं। अच्छा, अगर आप 5-6 ग्लास सादे पानी के नहीं पी सकते, 4 पिए। देन फ्लूइड इनटेक कहाँ से आएगा? हमारा फ्रूट जूसेस हैं, लिक्विड इनटेक जिस चीज़ में जो है लिक्विड है, वाटर कंटेंट, बिल्कुल वाटर कंटेंट है। लेकिन कैफीन वाली जितनी भी चीज़ें होंगी, टी है, वो हमारा वाटर लॉस कराएंगी एक्चुअली। तो इसके बेहतर है कि वो डायोरेटिक होती है, हमारे यूरिन ज़्यादा पास करना पड़ता है, तो इसलिए उससे बेहतर फ्रूट जूसेस पे चले जाएँ। विटामिन सी की भी सोर्सेज तो नेचुरल फ्रूट्स हैं ना, सारी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां जितनी हैं, सिट्रस फ्रूट्स जितने हैं अभी जो आ रहे हैं, ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंजेस हैं, मौसमी है, ये आप लें, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये विटामिन सी की सोर्सेज हैं। और मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरीज़ मुझे हार्डली मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जिसको स्ट्रॉबेरी पसंद ना हो। उसका शेक बना के ले लें, स्मूदी बना के ले लें, दही की सोर्स भी हो जाएगी, डेयरी प्रोडक्ट भी चला जाएगा, आपकी सारी अच्छी सी, मेरे ख्याल से इट्स बेसिकली सुपर फूड है, बेरीज जितनी भी हैं, तो इससे कवर कर सकते हैं। दूसरा लिक्विड इनटेक, यखनी जैसे मैंने बताया, आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाएंगे, बिकॉज सिर्फ पानी नहीं लेना होता, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए होते हैं हाइड्रेशन के लिए। तो आप उसमें यखनी में जैसे सॉल्ट्स हैं वो डाल लें, थोड़ा सा फ्लेवर डाल लें, पेपर डाल लें, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे हो जाएंगे। एक और चीज़, वैसे तो जो बाहर के जो एरियाज़ हैं, जो कि नॉट सो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे सुबह जल्दी हो जाती है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में आपको पता है 11 तो एक हमने टाइम कर दिया है अपना, 11 से पहले नहीं उठना, ठीक है, विच इज़ वेरी बैड। अब कहा यह जाता है कि जो सर्दी की धूप हो चाहे गर्मी की धूप हो, वो कौन सी वाली टाइमिंग है कि जो सबसे अच्छी होती है फॉर द विटामिन डी, और फिर सर्दियों वाली? देखो, जहाँ जब सूरज ऊपर आता जाएगा, आपकी जो रेज हैं वो चेंज होती रहेंगी, विटामिन डी एक्टिव नहीं होगी। तो बिफोर 10 आप जाके धूप में बैठें। एक सुबह बेसिकली फजर के टाइम अगर आप वॉक करने के लिए निकलते हैं और सूरज निकल रहा होता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम जब आपकी विटामिन डी एक्टिव होगी। विटामिन डी एक्टिव नहीं होगी तो आप चाहे दूध, दही, लस्सी जितनी मर्जी पी लें, आपकी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो आपने विटामिन डी की सोर्स इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे पास आती हैं सर्दियों में, बहुत दर्दें शुरू हो जाती हैं, जॉइंट पेन्स बहुत शुरू हो जाती हैं लोगों को, दैट इज़। और वो कहते हैं हम दही तो बहुत खाते हैं, दूध तो बहुत पीते हैं, लेकिन तो उसको बोन में एब्जॉर्ब कैल्शियम कैसे करेगी जब तक विटामिन डी नहीं होगी? और वही बात आ जाती है, विटामिन डी की नेचुरल सोर्सेज बहुत कम है। अंडे की जर्दी में है, फ़िश में है, तो ना अंडे की जर्दी लोग खाते हैं, ना वो फिश खाते हैं। बच्चे तो आजकल पता नहीं क्या खाते हैं, वो सिर्फ जंक फूड खाते हैं, जो कि वो लॉस में चले जाता है सब। अच्छा, और एक और चीज़ वो ये मैं चाहूँगा, अब ज़रा आप बताएं, ये जो सीजनल फ्रूट्स की तो हमने बात कर ली, व्हाट अबाउट द ड्राई फ्रूट्स, वो उसकी अफादियत? देखिए, ड्राई फ्रूट्स आर गुड सोर्स, लेकिन मैं हर वक्त जब भी मुझे कोई पूछता है, मैं कहती हूँ सिर्फ इतना खाना है, आपकी जितनी मुट्ठी है पूरे दिन में सिर्फ इतना खाना है, एंड नॉट वन टाइप ऑफ नट या ड्राई फ्रूट। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में जैसे किशमिश है, नट्स में आप जो है वॉलनट्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो आपने मिक्स करके खाने हैं, अराउंड 2 टेबलस्पून हो जाता है, दैट इज़ गुड इनफ, और वो आपकी सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। सही है। अच्छा अरीज, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पानी पीने का बेस्ट टाइम हम वो क्या समझें कि सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है? क्योंकि मेरी तो अम्मा मुझे कहती है कि रात को सोने से पहले पानी नहीं पीना, क्योंकि वो आपके लंग्स पे रहता है और वो आपको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। साथ ही एक और सवाल लीजिएगा कि जो फ्रूट्स हम खाते हैं उसका बेस्ट टाइम क्या है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फल हमेशा खाने के बाद ही खाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको फलों का एक कॉम्बो बनाना चाहिए जो कि आपको अपने लंच में रखना चाहिए। नॉर्मली पानी का मैं पहले बता दूँ, पानी बेसिकली मील से पहले लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आप एटलीस्ट 10-20 मिनट्स मील से पहले लें। आपका ये होगा कि एक तो आपका स्टमक जो है वो थोड़ा एसिड वगैरह जो है वो क्लियर करेगा, आप फूड जो भी खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट प्रॉपर्ली होगा। सेकेंडली, आप ओवर ईट नहीं करेंगे, बिकॉज आप थोड़ा सा फिलिंग इफेक्ट दे देंगे पानी से। तो रात की बात नहीं है, बेसिकली वही बात है कि अगर आप लेट नाइट पानी पियेंगे तो उठ के वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, एंड विच इज़ अनहेल्दी फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आपको स्लीप अच्छी लेनी है। फ्रूट्स में हम मेरे नॉर्मल एक अगर आप अनटिल अनलेस यूर ऑन सम स्पेशल काइंड ऑफ डाइट, आप दिन में सिर्फ एक फ्रूट की सर्विंग ले, विच इज़ 250 ml का जो बोल होता है, दैट कैन बी 2 फ्रूट्स मिक्स और आइदर 1 फ्रूट। और हमेशा फ्रूट एज अ स्नैक लें, कभी भी आफ्टर मील नहीं लेंगे, एज अ मील नहीं लेंगे, एज अ स्नैक लेंगे, बिकॉज जब आप एज अ स्नैक लेंगे ना, उसका आपने वो उस वक्त लिया जब उसकी एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छी होगी। उसके बाद आप मील लेंगे तो उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो भी आपको मिल जाएंगे, एंड देन अगेन आप ओवर ईट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रीच, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त समझेंगे कि अगर आपका गला ख़राब हो रहा है कीनू खा के सर्दियों में, तो उसका जो इल्ज़ाम है वो उस फल पे नहीं है, बल्कि आप पे है कि आप उसको ठंडा करके खा रहे हैं।
तो फिर सर्दियों में जो भी खाएं अच्छे से खाएं और इस सीज़न को अच्छे से गुजारें। अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दीगर होंगी बातें हमारे लिए साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने आपको ख्वाब बेचे, मैंने आपको झूठ बताया कि मेरे पास बेहतरीन टीम है। दरअसल इमरान नियाजी के पास सारे खोटे सिक्के थे और आज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उन खोटे सिक्कों की हकीकत बता दी है। वो क्या है? मैं आखिर में एक शायर की ज़बानी कहूँगा कि सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ़ बनाने में खूब माहिर है। वतन चलाना इस आदमी की बस की बात नहीं, वो तो सिर्फ इल्ज़ाम तराशियों में खूब माहिर है। बहुत शुक्रिया। नून लीग की रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो आपने मुलाहिजा फरमाई, उनका कहना था कि इमरान खान के पास खोटे सिक्के हैं और ये सबको पता चल गया है कि वो बेहतर तरीके से अब गवर्नमेंट नहीं चला सकते। तो फैसल, जैसे कि हम बात भी करें ना कि सर्दी की शिद्दत होती है, एक तो सियासी पारा हमारा बहुत हाई हो जाता है, दूसरा होता ये है कि सर्दी की शिद्दत जैसे बढ़ती है वैसे ही बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मौजे करने का मौका मिल जाता है। महक, वो ये जो शायर है ना, मैं इनका नाम ज़रूर पूछूंगा जिन्होंने ये 4 लाइनें कही हैं, जिनको एहसन इकबाल ने कोट किया, बहुत मशहूर शायर होंगे। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये बेरब्त शायरी किस शायर की थी। अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि देख के पढ़ रहे थे वो चले जहाँ से भी हो, लेकिन शेर में जो है ना वो वज़न कहीं और था, झोल था, वज़न कहीं और था और उसकी तुकबंदियाँ कहीं और थी। खैर, लेकिन सियासत की अपनी मामलात हैं। ये वैसे शेर उतना ही ठंडा था जितना आजकल सर्दियाँ हो गई हैं, मौसम उतना ही ठंडा हो गया है, छुट्टियाँ भी शुरू हो गई हैं। खैर, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इन सब में ज़ेरे तालीम जो बच्चे हैं और नौजवान हैं, अब वो करेंगे आराम, घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, समाजी ताल्लुकात बढ़ाएंगे और ये सब पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, देर तक सोएंगे और पसंदीदा मशगलों में मसरूफ़ रहेंगे। पता नहीं खेलों की सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे या नहीं होंगे। 12 दिन तो मिल गए हैं। अब जिनको सयाहत का शौक़ है वो चाहेंगे थोड़ा घूम फिर लें, सर्दी के मज़े उठाएँ। छुट्टियाँ जो हैं वो वाकई बड़ा एक खूबसूरत ख़याल है। ख़ुद को ताज़ा, तवाना, पहले से बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा वक्त साबित हो सकता है। बाज़ तो ये भी तय कर चुके होंगे कि छुट्टियों में करना क्या क्या, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर सकें कि सर्दियों की छुट्टियों में करना क्या है, जाना कहाँ है। क्योंकि इसके लिए आपका एक बेहतर प्लानर होना जो है ना, वो बड़ा ज़रूरी है, ताकि वक्त की जो तकसीम है और मनसूबाबंदी है वो ठीक से कर सकें। तो ऐसे में अपने आप को सुस्ती से सर्दी की कैसे बचाया जाए एंड हाउ टू प्लान दीज फ्यू थिंग्स। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत अच्छे दोस्त उमर जालियावाला मौजूद हैं। उमर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हाँ, मुझे सबसे पहले बताएं, आपने प्लान किया है, ऑल्दो कि आपकी विंटर वेकेशंस नहीं होंगी, बट स्टिल हैव यू प्लान्ड टू गो समवेयर, बिकॉज आप जाते रहते हैं आगे पीछे मोटिवेट करने। बिल्कुल, मैं अपनी छुट्टियां आपको विंटर तो नहीं बता सकता, अब मैं विंटर वाले ब्रैकेट से तो बाहर आ गया हूँ, लेकिन ये मैंने अपने उस्ताद से सीखा कि साल के शुरू में अपनी छुट्टियां लगा दें। जो बड़े बड़े करने वाले काम हैं, जो ओकेजन्स हैं आपकी फैमिली में, वो साल के शुरू में लगा दें ताकि आप फिर उसके तहत अपना पूरा साल प्लान कर सके। विंटर वेकेशंस आर अ ब्रिलियंट टाइम। यंग लोग थोड़ा परेशान भी रहे हैं, एकेडेमिया का सिलसिला भी बड़ा डिस्टर्ब रहा है। एक तो रिलैक्स करें, अपने साथ वक्त गुजारें, लेकिन इस टाइम के अंदर भरपूर, क्योंकि आपको पता है दुनिया तब्दील हो रही है, तो एक तो नौजवानों के पास मौका होता है 15-20 दिन में कोई एक कोर्स कर लें, कोई एक स्किल अपनी बढ़ा लें, लैंग्वेज से लेके कंप्यूटर स्किल्स। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ब्रैकेट मिलता है। दूसरा, आपने खुद कहा कि निकलें अपने घरों से। हमारे यहाँ लोग ट्रैवल नहीं करते और फैमिलीज पूरे सालों साल गुजार के भी कहीं नहीं जाती। तो पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और आप बहुत सस्ते में एज अ फैमिली घूम सकते हैं और बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए निकलने के लिए। ट्रू। अच्छा उमर, जैसे आपने ये तो जवानों की बात बता दी ना कि नौजवान ये करें कि कोई कोर्स कर लें या कुछ भी, कोई लैंग्वेज कोर्स कर लें, कुकिंग कोर्स कर लें, कुछ सीख लें इन 12 दिनों में। लेकिन अगर मैं एज वाइज बात करूं, लाइक 5 से 10 साल के बच्चे क्या करें, फिर 11 से 12 साल के बच्चे क्या करें, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जो अम्मा अब्बा को ज़्यादा परेशान करते हैं। यानी पूरी रात इन्होंने मोबाइल पे लगे रहना है, फिर अगले दिन लेट उठना है और फिर ये उनकी रूटीन भी ख़राब होती है और फिर पढ़ना भी नहीं है। या बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ज़्यादा छोटी एज है वो ज़्यादा स्क्रीन से अटैच्ड है।
और माँ बाप के लिए भी एक आसान गेट अवे होता है हर वक्त कैसे एंटरटेन करें, उनके अपने करने के लिए काम है। सो मेरा जवाब वही रहेगा कि देखें बिल्कुल जो 5 to 10 वाली एज भी है वो एक बहुत खूबसूरत एज होती है चीज़ें सीखने के लिए। उस एज में सीखी हुई ज़बान, उस एज में बनाए हुए दोस्त, उस एज में तब्दील किए हुए बिहेवियर्स आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। सो कुछ ना कुछ तलाश करें। जो बड़ी एज है उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपनली अवेलेबल हैं। इसके अलावा आई थिंक माँ बाप और बच्चे मिल के कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी प्लान कर सकते हैं जो कि दोनों को हेल्प करें। ज़रूरी नहीं कि ये तालीमी हो। मिसाल के तौर पे आपने घर में कोई तब्दीलियाँ लानी है, मिसाल के तौर पे आप एज अ फैमिली कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज़ें लाना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका होता है, छुट्टियों में सारे साथ होते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ से माँ बाप और बच्चों के बीच में जो फासला है वो भी ख़त्म होता है और दोनों बिजी रहते हैं। देखें की है माँ बाप भी जो स्क्रीन से करते हैं वो ये कि बच्चा मसरूफ़ रहे। सो वो मसरूफियत अगर नहीं है तो वो कुछ ना कुछ क्रिएट करनी पड़ती है। वो गोल्स हो सकते हैं, वो कोर्सेज हो सकते हैं, वो बच्चे के अपने गैप्स हो सकते हैं स्कूल के, या इसके अलावा आपकी अपनी फैमिली की नीड्स एस्पिरेशंस हो सकती हैं, जिससे आप बहुत अच्छा एक 12-14 दिन का अच्छा प्लान बना सकते हैं जिसमें बच्चे रिलैक्स भी करें, सीखें भी, फैमिली से भी मिलें और कहीं बाहर भी निकलें। अच्छा उमैर, मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो सवाल काम और थोड़ा सा लंबा होगा, बट इट्स अ सिचुएशन। देखिए बच्चों की वेकेशंस आती हैं, बट पेरेंट्स ऑब्वियसली अगर एक काम कर रहे हैं उनमें से हस्बैंड, तो जाहिर सी बात है वो वर्किंग है, दोनों काम करें तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। नाउ द सिचुएशन इसके उनकी तो नहीं होती। अब उनकी नहीं होती तो वो इन वेकेशंस में क्या करते हैं, ज़्यादातर माँ बाप कहते हैं चलो जी घर में मोबाइल टीवी देख लो। ज़्यादातर होता है कि अगर कोई जिस तरह समर कैंप होता है उस तरह कोई विंटर कैंप हो जाए और बच्चों को वहाँ पे हमने भेज दिया एंड दे आर लर्निंग। जी, आपको नहीं लगता कि ये वाली चीज़ है, कैंप्स में भेज दिया और ये सारी चीज़ें, इट्स एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्कूलिंग? लाइक अभी वो स्कूल से जान छुड़ा के आया है, उस रूटीन से, उस पैक्ड रूटीन से जान छुड़ा के आया है, 12 दिन उसने अपने जो है वो कुछ रिलैक्स करने हैं, वी आर अगेन सेंडिंग हिम और हर टू अ कैंप। इस जो आउट ऑफ बैलेंस चीज़ें होती हैं उनको किस तरीके से देखा जाए फॉर वर्किंग पेरेंट्स? देखें, एक तो ये दो आपके सवाल हैं। एक तो ये कि आपने कहा कि वर्किंग पेरेंट्स की छुट्टी नहीं होती, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा वर्किंग पेरेंट्स छुट्टी लेते नहीं हैं, अपनी छुट्टियाँ प्लान नहीं करते। अक्सर लोग पाकिस्तान में जो काम करते हैं उनकी लीव्स खाली जाती हैं, कोशिश करते हैं कि उसके बदले कैश मिल जाए, कोई और बेनिफिट मिल जाए। सो ये एक माइंडसेट इशू है और ये चेंज होने की ज़रूरत है। जो आपने दूसरी बात की कि ये स्कूल को मज़ीद बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, नहीं। पाकिस्तानी स्कूल तालीमी निज़ाम फंसा हुआ है ग्रेड्स के ऊपर। बच्चों को हम रगड़ा देते हैं ताकि वो ग्रेड्स हासिल कर सकें और वो हमें कामयाबी लगती है। जब ऐसे कैंप्स में आप अपने बच्चों को भेजते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में भेजते हैं, तो उसमें माहौल और मुकाबला जो है वो पढ़ाई का नहीं होता, ग्रेड का नहीं होता, बल्कि अपनी शख्सियत पे काम करने का होता है, वो चीज़ें आजमाने का होता है, नए आइडियाज सुनने का होता है, एक दूसरे के साथ काम करने का होता है। और ये चीज़ें स्कूल में माजरत के साथ बहुत कम होती हैं। हम सब जानते हैं कि स्कूल्स एक बहुत ही टाइट रेस में लगे हुए हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपना करिकुलम ख़त्म करा सके। सो बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने सालों साल ये काम नौजवानों के लिए किया है और नौजवानों को उन 12 दिनों में हालांकि क्लासेस ही होती है, लेकिन जो रिलैक्सेशन होती है, जो उनकी लर्निंग होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है उमैर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और आई होप, आई विश कि जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि अच्छा हमने बच्चों की विंटर वेकेशंस कैसे प्लान करनी है, उनके लिए अब प्लान सामने आ गया होगा। अच्छा जी, कराची का ही रुख करेंगे और वहाँ पर 4 दोस्त ऐसे हैं जो कि वीज़ा लगवाने के लिए निकले थे, लेकिन वीज़ा लगवाते लगवाते टर्किश पिज़्ज़ा बनाने पर आ गए। अब ये शौक था, मेहनत, लगन, क्या चीज़ थी जो चारों दोस्तों को मजबूर कर दिया कि उन्होंने ये यमी सा पिज़्ज़ा बनाना है? रेहान अहमद की रिपोर्ट आपको दिखा दूँ। देखने में जायकेदार नजर आने वाला ये पिज़्ज़ा खाने में इससे कहीं ज्यादा मजेदार और खुश जायका तो है ही। इस टर्किश पिज़्ज़े के आगाज की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वीज़े लगवाते लगवाते पिज़्ज़ा बनाने का ये सफर कराची के 4 दोस्तों को लॉकडाउन की सख्तियों ने तय करवाया है, जिन्होंने ट्रेवल एजेंसी का कारोबार ठप होने पर तुर्की के मशहूर पिज़्ज़े का जायका कराची में मुतारिफ कराने का तजर्बा किया। पहले हम हज उम्रे का काम करते थे, उम्रे का पैकेजेस वगैरह, हज के वीज़े वगैरह, ये सब मैं किया करता था। तो उसके बाद से जब 2019 में जब ये कोविड स्टार्ट हुआ, सब कुछ एक हिला के रख दिया एक कोविड ने। मतलब उस साल हमारा
उस साल से हमारा हज भी नहीं हुआ है। तो कोविड के टाइम पे लोगों ने अपने स्टाफ को फारिग कर दिया था और बहुत सी ट्रैवल एजेंसियां ऐसी भी हैं जो बंद भी हुई हैं और अपने स्टाफ को फारिग करके दे दिया कि जब खुलेगी तो हम आपको बुला लेंगे, आप आ जाइएगा। ट्रैवल एजेंसी में वीजा और टिकट्स फराहम करने वाले अदील अपने रेस्टोरेंट के मास्टर शेफ हैं। उनका दावा है कि तुर्की पिज़्ज़ा तरकीब और जायके में सबसे मुनफरिद है। हमने सोचा कि पिज़्ज़ा को हम देसी स्टाइल में लेके आते हैं, पिज़ान के नाम से। तो हमने फिर एक भट्टी बनवाई यहाँ पे। फिर उस भट्टी के बनाने में भी हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। रेसिपी हम खुद कर रहे हैं, मसाला क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना टीस्पून, कितना टेबल स्पून, क्या चीज़, ये सब हमने 3 महीने के अंदर हमने करते करते अपना एक टेस्ट, हमने अपना एक फ्लेवर हम मार्केट में लेके आए। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम ऐसी डिश मुतारिफ़ करें कि जो बिल्कुल ना यूनिक हो। तो हमने फिर तुर्की की देखी है, तुर्की में हमने ये भट्टी भी देखी थी। तुर्की से ये हमारी तुर्की पाइड है, ये हमारी असल में तुर्किश रेसिपी है, ये तुर्की से हम लेके आए थे। जो लोग मुश्किल वक्तों में हिम्मत हार कर खुदकशी का रास्ता इख्तियार करने के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में अदील का कहना है, मुश्किलात से फरार के लिए जिंदगी का खात्मा किसी मसले का हल नहीं। जो लोग अपनी ज़िंदगी से अपना मायूस होकर हिम्मत हार जाते हैं और ख़ुदकुशी की तरफ रागिल हो जाते हैं और ख़ुदकुशी करने चल पड़ते हैं, तो उन नौजवानों से मेरा ये मैसेज है, उनको ये पैगाम भी है कि हिम्मत ना हारें। एक इसी तरह का या अपना कोई छोटा सा बिज़नेस से या छोटा सा चिप्स अपना फ्रेंच फ्राइज़ का कोई थापा ले, कुछ लेके अपना एक बिज़नेस, एक कारोबार स्टार्ट करें। अल्लाह पाक आपको उसमें बरकत भी देगा और अल्लाह पाक आपका हाथ भी पकड़ेगा। आयशा मंजिल के करीब वाक़े ये टर्किश पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट कराची के खुश खुराकों के लिए नया फूड पॉइंट बन गया है। शायर ने कहा था, अगर हो जज्बाए तामीर जिंदा तो फिर किस चीज़ की हम में कमी है। और नौजवानों के इस ग्रुप ने साबित किया कि इरादा अगर दिल से किया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी तकमील से नहीं रोक सकती। कैमरामैन जीशान अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो हिम्मत नहीं हारनी, हौसले को बुलंद रखना है। इसी मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें शेयर करेंगे। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।